जैसा कि पिछले वीडियो में लखनऊ एसआरजी आदरणीय क्षमा सिंह जी के द्वारा आधारशिला हस्त पुस्तिका पर आधारित एक प्रश्नावली आप सभी लोग के साथ में साझा की गई थी, जिसमें कुल 125 प्रश्न थे जो हम सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी उपयोगी थे। ठीक उसी तरह आपके द्वारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर भी 125 प्रश्नों की प्रश्नावली बनाई गई है और आशा करते हैं ये भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। इन प्रश्नावलियों के माध्यम से आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के सभी 6 भागों की एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं अपनी तरफ से और अपने सभी साथी शिक्षकों की तरफ से आपका एक बार पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएं कौन सी हैं? तो इसमें तीनों ही हस्त पुस्तिकाएं हैं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें दूसरा प्रश्न है कि शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षण योजना निर्माण के लिए शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में इसका उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्त पुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? तो इसका उत्तर भी शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें चौथा प्रश्न है कि शिक्षण संग्रह कंपेंडियम क्या है? तो देखिए इसका जो जवाब है वो ऑप्शन ए है, विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह है। पांचवा प्रश्न है कि शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। तो जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षण संग्रह जो हस्त पुस्तिका है उसका निर्माण टोटली शिक्षकों के लिए किया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि शिक्षकों की आवश्यकताओं, उनके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें छठवां प्रश्न है कि शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में कुल 6 भाग हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें सातवां प्रश्न है कि शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित हैं। तो जब आप शिक्षण संग्रह के सभी भागों यानी कि सभी 6 भागों को पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि इसके प्रथम भाग में क्या लिखा गया है। तो इसके प्रथम भाग में शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। इसी प्रकार जो आठवां प्रश्न है कि शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? तो भाग 5 में विद्यालय नेतृत्व के बारे में बताया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें नवा प्रश्न है कि शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुसरण कौन करता है? तो इसके लिए बीईओ, एसआरजी, एआरपी ये तीनों ही लोग इसका अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। इसमें 10वां प्रश्न है कि प्रोफेसर एन के जंगीरा की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रोफेसर एन के जंगीरा की जो लिखित पुस्तक है वो प्रभावी शिक्षक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? तो प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी है जो अल्फाबेट ए से जेड के आधार पर बनाई गई है वो भाग 2 में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 12वां प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं। तो इसमें टोटल 26 तरीके हैं, जितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में उतने ही इसमें तरीके हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 13वां प्रश्न है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? तो ये ऊपर वाला ही प्रश्न है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह, क्योंकि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को प्रयोग किया गया है। इसमें जो 14वां प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार बाल केंद्रित होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 15वां प्रश्न कि प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए। तो कक्षा का माहौल आनंददायी होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसी प्रकार 16वां प्रश्न की अधिगम पत्रिका संबंधित है। तो अधिगम पत्रिका प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 17वां प्रश्न की अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो अधिगम पत्रिका बच्चों द्वारा लिखी जाती है, इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसमें 18वां प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है? तो जी का आशय होता है लक्ष्य निर्धारण, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 19वां प्रश्न कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में ए टू जेड में लेटर ए क्या प्रदर्शित करता है? तो लेटर ए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। आप अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में क्या निरूपित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, इसे याद कर लीजिए। इसमें 20वां प्रश्न के प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो यह अक्षर बी से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 21वां प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत जरूरी होता है। यह तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनाता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है?
तो यह H अक्षर से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 22वां प्रश्न की बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के N अक्षर से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 23वां प्रश्न की सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापन पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखीय नहीं होती, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य है? तो ये L अक्षर का उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 24वां प्रश्न है कि अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? तो J अक्षर से मिलती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 25वां प्रश्न है कि शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या है। तो कुल बिंदुओं की संख्या शिक्षण योजना में 6 होती है। आप इसे समझ लीजिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग 6 कहते हैं, कुछ लोग 7 कहते हैं, तो मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगा। शिक्षण योजना में सबसे पहले जिस चयनित लर्निंग आउटकम के लिए आप शिक्षण योजना बना रहे हैं उसकी सामान्य जानकारी होती है, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, समय। उसके बाद चयनित लर्निंग आउटकम लिखा जाता है, फिर प्रकरण पाठ इकाई का नाम होता है, फिर आवश्यक संसाधन होता है, फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया या गतिविधियां होती हैं, फिर प्रदत्त गृह कार्य होता है, और फिर अंत में होता है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। तो अगर आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को देखेंगे तो उसमें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियां हैं उसे आवश्यक संसाधन में ही इंक्लूड किया गया है। अगर आप इन्हें अलग अलग गिनेंगे तो इनकी संख्या 7 हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इन दोनों को एक ही बिंदु में इंक्लूड करेंगे तो इनकी संख्या 6 हो जाएगी। इसमें 26वां प्रश्न है कि शिक्षण योजना का आधार है। तो शिक्षण योजना लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 27वां प्रश्न है कि शिक्षण योजना से पढ़ाने का फायदा है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम को हासिल कर लेते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 28वां प्रश्न है कि शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, दूसरा है बालक की आयु, और तीसरा है एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना। तो ये तीनों ही कारण सही हैं, यानी कि तीनों ही ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 29वां प्रश्न की शिक्षण योजना हेतु समझ स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद है? तो देखिए, इसका ऑप्शन बी जो है पृष्ठ संख्या 130 से 178 ये सही है, क्योंकि पृष्ठ संख्या 130 पर शिक्षण योजना के बारे में वृहद रूप से बताया गया है, ये परिशिष्ट 2 है। इसी में देखिए एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया गया कि शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है। तो शिक्षण योजना के प्रारूप में विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है, क्योंकि ये पाठ योजना में सम्मिलित होता था, इसलिए ऑप्शन एफ सही होगा। इसमें 30वां प्रश्न है कि किस स्थिति में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा? तो जब आप तीनों ही ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शैक्षिक वातावरण के लिए तीनों ही जो विकल्प है वो बेहतर होंगे, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी सही होगा। इसमें 31वां प्रश्न है कि शिक्षक डायरी क्या है? तो शिक्षक डायरी वो मार्गदर्शिका है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 32वां प्रश्न है कि शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो शिक्षक डायरी के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। इसमें पहला भाग ये मुख्य पृष्ठ होता है, दूसरा होता है विस्तृत विवरण से शिक्षण योजना का प्रारूप, तीसरा होता है शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप, चौथा होता है शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, और पांचवा होता है 10 रिक्त पन्ने, इसलिए ऑप्शन ए 5 सही होगा। इसमें 33वां प्रश्न है कि शिक्षक डायरी का संबंध है। तो शिक्षक डायरी का संबंध शिक्षक के पूरे सत्र तथा व्यवस्थित शिक्षण योजना से है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 34वां प्रश्न है कि इस प्रपत्र के 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे, यह प्रपत्र कौन सा है? तो यह शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए शिक्षण कार्य का विवरण है, इसके 50 पन्ने होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 35वां प्रश्न है कि शिक्षक डायरी में 10 रिक्त पन्ने होंगे। तो 10 रिक्त पन्ने सबसे अंत में होते हैं, जो शिक्षक को आवश्यकतानुसार टिप्पणी अंकित करने के लिए है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 36वां प्रश्न है कि शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप जिससे शिक्षक अपनी योजना बनाए उसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? तो शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूप के 100 पन्ने होंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसमें 37वां प्रश्न है कि शिक्षक डायरी के मुख्य पृष्ठ में किससे संबंधित सामान्य जानकारी होती है? तो शिक्षक से संबंधित सामान्य जानकारी होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 38वां प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है गुणात्मक या मात्रात्मक आकलन के लिए प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु, बी ऑप्शन है बच्चों के सीखने का संकेतक, सी है सपोर्टिव सुपरविजन के लिए बनाए गए जांच बिंदु। तो देखिए, इसमें सी वाला नहीं है,
ए बी विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन डी विकल्प ए व बी दोनों सत्य है, सही होगा। इसमें 39वां प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम किसके लिए है, तो इसमें ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए, बी है शिक्षकों के लिए, सी है माता पिता अभिभावकों के लिए। तो लर्निंग आउटकम सभी को जानना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए सही होगा। इसमें 40वां प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, तो परिणाम आधारित लक्ष्य है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 41वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अलग है, तो देखिए इसमें देखिए लर्निंग आउटकम, सीखने का प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम, ये तीनों ही लर्निंग आउटकम के अलग अलग रूप हैं। इसमें जो अलग है वो शिक्षण योजना है, जो ऑप्शन डी है वो अलग है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 42वां प्रश्न है कि प्रमुख विषयों के लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 तक को विकसित किया गया है, तो इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 43वां प्रश्न है किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है, कक्षा स्तर पर कैसे पता करेंगे, तो इसका सही जवाब है लर्निंग आउटकम तालिका, जिसे आप प्रेरणा तालिका भी कहते हैं, जिसे कक्षा में चस्पा किया जाएगा, के माध्यम से किस विद्यार्थी ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 44वां प्रश्न है कि विद्यार्थीवार लर्निंग आउटकम तालिका कौन बनाएगा, तो इसे संबंधित विषय के अध्यापक बनाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 45वां सवाल है कि SCERT द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की सभी विषयों के लिए किसका विस्तृत दस्तावेज विकसित किया गया है, तो इसमें ऑप्शन 1 है लर्निंग आउटकम का, और जो दूसरा ऑप्शन है वो निर्धारित दक्षताओं का, तो दोनों का ही किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिकाओं में क्रमशः लक्ष्य और दक्षताएं संकलित हैं, इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि कथन 1 व 2 दोनों ही सही हैं, सही होगा। इसमें 46वां प्रश्न है कि लर्निंग आउटकम को और किन नामों से जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए है सीखने का प्रतिफल, बी है सीखने संबंधी परिणाम, सी है शिक्षण अधिगम परिणाम, तो ये तीनों ही लर्निंग आउटकम की परिभाषाओं में सम्मिलित हैं, इसलिए जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। इसमें 47वां प्रश्न है कि विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य ICT साधन नहीं है, तो देखिए प्रोजेक्टर, मोबाइल और स्मार्ट टीवी ये तीनों ही ICT के संसाधन हैं, पेजर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 48वां प्रश्न है कि BALA का विस्तृत रूप है, तो इसे आप लोग जानते होंगे, BALA की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। इसमें 49वां सवाल है कि आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल एवं योजनाएं, पुस्तकालय आदि किस मॉड्यूल से संबंधित हैं, तो ये तीनों ही शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 50वां प्रश्न है कि पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो जो पुस्तकालय के लिए समिति बनेगी उसमें छात्रों की संख्या 3 होगी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यालय के पुस्तकालय के विषय में उचित कथन नहीं है, तो उसमें देखिए ऑप्शन 1 है पुस्तकों के चयन में अपने समुदाय, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, जाति, लिंग के प्रति लगाव होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा ऑप्शन है कि पुस्तकें विद्यार्थियों में वास्तविकताओं और अन्वेषण के प्रति सोच विकसित करने वाली होनी चाहिए, और तीसरा ऑप्शन है कि पुस्तक क्रय से पहले उपयोगकर्ताओं के जरूरत का आकलन के लिए उनसे चर्चा की जाए, तो देखिए दूसरा और तीसरा विकल्प जो है वो सही है, पुस्तकालय के विषय में उचित कथन है। इसमें जो उचित कथन है वो पहला वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। यहाँ गलती से देखिए चौथा जो विकल्प है उसे सही किया गया है। इसमें 52वां प्रश्न की कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसमें पहला है गतिविधि के अनुरूप, दूसरा अर्धचंद्राकार या गोले में, और तीसरा है छोटे समूह में। तो बच्चों के अधिगम के आधार पर कक्षा की जो बैठक व्यवस्था है तीनों प्रकार की हो सकती है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। इसमें 53वां प्रश्न की बैठक व्यवस्था के समय शिक्षक अपनी कक्षा में निम्नांकित कार्यों में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे, तो इसमें देखिए पहला है कि टाट पट्टी, दरी, चटाई या टेबल की व्यवस्था, तो ये करेंगे। यदि कक्ष में बच्चे दरी या टाट पट्टी पर जूता बाहर निकाल कर बैठे हैं तो शिक्षक भी अपने जूतों को बाहर ही निकालेंगे तथा कक्षा शिक्षण की शुरुआत करेंगे, तो ये भी सही है। MDM वितरण के समय बच्चों को MDM शेड में अथवा विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुरूप बैठक व्यवस्था करेंगे, तो ये भी करेंगे, यानी कि तीनों ही कार्य करे जाने वाले हैं, इसलिए इसमें जो ऑप्शन डी होगा कि उपयुक्त सभी कार्य करेंगे सही होगा। इसमें 54वां प्रश्न है कि अटेंडेंस स्क्वाड संबंधित है, तो अटेंडेंस स्क्वाड बच्चों की उपस्थिति से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 55वां प्रश्न है कि शैक्षिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के दृष्टिगत इसके मूल आधारों को समझ लेना आवश्यक है। यह मूल आधार हैं, तो इसमें नियोजन, आयोजन और प्रबंधन तीनों हैं, जो डी वाला ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी ये सही होगा। इसमें 56वां प्रश्न है कि नियोजन का अर्थ है, तो नियोजन का अर्थ होता है कार्य योजना बनाना, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 57वां प्रश्न है कि आयोजन क्या है, तो आयोजन का मतलब होता है कार्यक्रम का क्रियान्वयन। जैसे आप अपने घर में किसी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं तो उसे आयोजन कहा जाता है। इसमें 58वां प्रश्न है किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है, तो मुख्य क्रियात्मक अंश आयोजन होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 59वें प्रश्न में पहले आपको फिल करना है, उसके बाद लिखा है के साथ प्रबंधन लगातार क्रमिक रूप से जुड़ी होती है, यानी कि प्रबंधन किसके साथ जुड़ी होती है, तो आयोजन के साथ में जुड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 60वां प्रश्न है कि अभिमत डायरी क्या है,
तो अभिमत डायरी विजिटर्स डायरी है, जो भी आपके विद्यालय पर आते हैं, विजिट करते हैं, तो उनके लिए ये अभिमत डायरी बनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 61वां प्रश्न कि प्रार्थना सभा की सुविचारित योजना हो सकती है, तो इसमें प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, ये सभी सम्मिलित हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 62वां प्रश्न कि प्रातःकालीन सभा प्रार्थना सत्र का समय बांटा गया है, तो प्रार्थना काल का जो समय है वो 32 मिनट 52 सेकंड का है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 63वां प्रश्न कि संध्याकालीन सभा में होना चाहिए, तो संध्याकालीन सभा में भी ये सभी चीजें होनी चाहिए जो ऊपर ए बी सी ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 64वां प्रश्न कि प्रार्थना सभा में सुलेख प्रतियोगिता, श्रुतलेख प्रतियोगिता तथा रंगोली मुखौटा निर्माण करने का समय व दिवस निर्धारित किया गया है, तो देखिए संध्याकालीन सभा शनिवार को जो होगी उसमें ये सभी चीजें सम्मिलित होंगी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 65वां प्रश्न कि संवाद कम्युनिकेशन का समय आवंटित किया गया है, तो इसके 5 मिनट का समय आवंटित किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 66वां प्रश्न कि शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं, तो 10 जीवन कौशल दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 67वां प्रश्न कि जीवन कौशल क्या है, तो जीवन कौशल जीवन को सुगम बनाने के उपाय हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 68वां प्रश्न कि जीवन कौशल विकास को शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के किस भाग में वर्णित किया गया है, तो इसे तीसरे भाग में वर्णित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 69वां प्रश्न कि जीवन कौशल का विकास बच्चों में कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए ऑप्शन ए में है कि स्वयं बच्चों पर छोड़ देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है कि समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोच द्वारा, तो ये सही है। और सी वाला ऑप्शन है कि निर्णय लेना, समस्या समाधान, स्व जागरूकता, तो ये बी और सी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 70वां प्रश्न है कि बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है, तो बाल संसद की चर्चा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में की गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 71वां प्रश्न कि बाल संसद का संबंध है, तो बाल संसद का संबंध बालक बालिकाओं का मंच है ये एक तरह से, जहां पर वह अभिनय द्वारा अपने ज्ञान और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 72वां प्रश्न कि बाल संसद का उद्देश्य है, तो बाल संसद का उद्देश्य बच्चों में नेतृत्वता का विकास करना, जीवन मूल्यों का विकास करना और व्यक्तित्व का विकास करना, ये तीनों ही सही ऑप्शन हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। 73वां प्रश्न कि रचनात्मक आकलन क्या है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को ही रचनात्मक आकलन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 74वां प्रश्न कि आकलन के विषय में शिक्षण संग्रह में सतत एवं व्यापक आकलन CCA या रचनात्मक आकलन को और क्या कहा गया है, तो इसे सीखने के लिए आकलन कहा गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 75वां प्रश्न कि बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए, तो उसमें ए ऑप्शन है लिखने पढ़ने का, बी ऑप्शन है सीखना, कौशल, रुचियां, रुझान, अभिप्रेरणा भिन्न भिन्न विषयों पर, तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 76वां प्रश्न कि शिक्षण की समाप्ति पर आकलन व समीकरण के लिए कितना समय निर्धारित होना चाहिए, तो इसके लिए 10 मिनट निर्धारित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 77वां प्रश्न के नियमित आकलन प्रक्रिया में सहायक है, तो देखिए बच्चों की कॉपी, स्लेट, समूह चर्चा, इन तीनों के आधार पर नियमित आकलन किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। इसमें 78वां प्रश्न है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन में बच्चों की प्रगति की तुलना की जाती है, तो इसमें बच्चे की स्वयं की प्रगति पर तुलना की जाती है, इसलिए ऑप्शन सी है कि उसकी अपनी प्रगति से, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसमें 79वां प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूरी है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है कि प्रक्रिया के उद्देश्य प्राप्ति के स्तर मापने हेतु, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 80वां प्रश्न कि बच्चों के अधिगम के आकलन में सहायक है, तो बच्चों के अधिगम के आकलन में प्रश्नोत्तरी और पहेली सहायक है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 81वां प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया संबंधित आकलन का फीडबैक निम्न में से किसके साथ साझा किया जाना चाहिए, तो देखिए इसमें बच्चों के साथ भी, शिक्षक के साथ भी, अभिभावकों के साथ भी, सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी सभी के साथ सही है। इसमें 82वां प्रश्न कि प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी, तो 10 बच्चों की प्रगति की जांच की जाएगी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 83वां प्रश्न कि प्रधानाध्यापक के संदर्भ में निर्णय लेने और कार्य करने के आधार पर कुछ मुख्य नेतृत्व शैलियां बताई गई हैं, यह शैलियां हैं, ये 3 शैलियां हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 84वां प्रश्न कि नेतृत्व कहलाता है, तो नेतृत्व किसी संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए टीम के साथ मिलकर कार्य को कुशलतापूर्वक करना, ये नेतृत्व कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 85वां प्रश्न कि शैक्षिक नेतृत्व का गुण है, तो इसमें जब आप तीनों ही ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ये शैक्षिक नेतृत्व के गुण है, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी सही होगा। इसमें 86वां प्रश्न कि शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए, तो ये लोकतंत्रीय एवं जनतंत्रीय या सहभागी शैली के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। इसमें 87वां प्रश्न कि सत्ताधारी नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं, तो सत्ताधारी नेतृत्व में नेता स्वयं निर्णय लेता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा।
इसमें 88वां प्रश्न कि लोकतंत्रीय नेतृत्व क्या है? तो लोकतंत्रीय नेतृत्व समूह भावना से काम करना, समूह की राय को महत्व देना और अपनी जिम्मेदारी को समझना, ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 89वां प्रश्न कि स्वतंत्र शैली नेतृत्व क्या है? तो नेता का समूह पर न्यूनतम नियंत्रण, ये ऑप्शन सही है, यही स्वतंत्र शैली नेतृत्व का मतलब है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 90वां प्रश्न कि निरंकुश नेतृत्व का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो समूह के सदस्यों द्वारा अधीनता अनुभव करना, ये सबसे नेगेटिव है, ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 91वां प्रश्न की जानकारी कितने प्रकार की होती है? तो जानकारी 3 प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 92वां प्रश्न की आंकड़े क्या हैं? तो आंकड़े जानकारी का संख्यात्मक वर्णन है कि किसी भी जानकारी को अगर आपने प्राप्त किया है तो अगर आप उसे संख्या में प्रकट करते हैं तो यही आंकड़े होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 93वें प्रश्न की गुणात्मक सूचनाएं क्या हैं? तो गुणात्मक सूचनाएं सूचनाओं को शब्द में लिखना, ये होता है गुणात्मक सूचनाएं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 94वां प्रश्न कि विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति जो होता है वो विद्यालय और समुदाय के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 95वां प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा आधारित है, तो सबके विकास के सिद्धांत पर, एकीकरण के सिद्धांत पर, विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति पर, इस सभी पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 96वां प्रश्न की दस्तावेजीकरण क्या है? तो दस्तावेजीकरण आयोजनों की आख्याओं का क्रमवार संकलन है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 97वां प्रश्न के सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की थी? तो सबसे पहले इसे ज्योतिबा फुले जी ने की थी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 98वां प्रश्न की बच्चों का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का एक प्रमुख कारण है? तो इसमें जो ऑप्शन ए के विद्यालय से घर की दूरी, दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय का समय, और तीसरा है शिक्षकों का वर्तमान पाठ्यक्रम पर जोर। इसके साथ ही साथ जो चौथा ऑप्शन है कि अभिभावकों की उदासीनता। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, अभिभावकों की उदासीनता। इसमें 99वें प्रश्न की एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता का समय तथा बच्चों की क्रियाशीलता का समय क्रमशः 10 मिनट और 25 मिनट का होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। इसमें 100वां प्रश्न की कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए रोचक घटना, कहानी या लेखन का प्रयोग करने का सही समय है? तो सुविधा के अनुसार जब जो जरूरी लगे वही समय सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें देखिए 101वां प्रश्न होना चाहिए, तो यहाँ पर 102वां प्रश्न है कि इबारती प्रश्न क्या होता है? तो इबारती प्रश्न प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। जिन्हें आप इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं उन्हें ही इबारती प्रश्न कहा जाता है। इसमें 103वां प्रश्न है कि बाल अखबार क्या है? तो विद्यालय के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविता आदि होती है उसे बाल अखबार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 104वां प्रश्न कि विद्यालय के बच्चों का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? एक माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसमें 105वां प्रश्न कि बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है? तो देखिए संज्ञानात्मक कौशल और भावात्मक कौशल दोनों ही सर्वांगीण विकास से संबंधित है बच्चों के, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। इसमें 106वां प्रश्न है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन हैं? तो प्रतिभाशाली, विकलांग, मंदबुद्धि, सभी, तो सभी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 107वां प्रश्न है कि शैक्षिक गतिविधियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए इसमें विद्यार्थियों का स्तर एवं उनकी आयु भी ध्यान रखनी चाहिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की प्रतिभागिता भी ध्यान में रखनी चाहिए, बालिकाओं की भागीदारी भी ध्यान में रखनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। 108वां प्रश्न कि जन पहल हस्तपुस्तिका किससे उपलब्ध कराई गई है? तो देखिए ये संबंधित है एसएमसी से, तो एसएमसी के द्वारा ही उपलब्ध कराई गई है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 109वां प्रश्न के मॉड्यूल के अनुसार मेरा सपना क्या है? तो ये बालिकाओं द्वारा बनाई गई डायरी है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 110वां प्रश्न है शिक्षक के दैनिक शिक्षण के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है? तो इसके लिए शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 111वां प्रश्न है कि कक्षा 1 में भाषा हिंदी के लिए प्रमुख शिक्षण परिणाम दिए गए हैं। देखिए भाषा में 5 लर्निंग आउटकम है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 112वां प्रश्न है कि बच्चे सरल, मिश्रित व संयुक्त वाक्य में अंतर करते हैं, वाक्य रचना में शुद्ध वर्तनी व सही व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में इंगित है? तो ये कक्षा 7 के मुख्य शिक्षण अधिगम परिणाम से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 113वां प्रश्न है कि बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, यह किस कक्षा के प्रमुख शिक्षण अधिगम का परिणाम को इंगित करता है? तो कक्षा 5 को प्रकट करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 114वां प्रश्न के प्रधानाध्यापक स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए सदस्यों को हर माह बच्चों के लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे, ये ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा।
इसमें 115वां प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण के प्रारंभ में आप क्या करते हैं? तो चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान पर बातचीत करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 116वां प्रश्न है कि विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित होना चाहिए। तो विद्यालय विकास योजना में सभी शिक्षक, एसएमसी सदस्य, अभिभावक, माता समूह सम्मिलित होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 117वां प्रश्न है कि सीखने सिखाने की गतिविधियां प्रक्रियाओं के उप बिंदु हैं। तो शिक्षण की शुरुआत, शिक्षण के दौरान तथा शिक्षण के बाद, ये 3 उप बिंदु हैं, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। इसमें 118वां प्रश्न है कि शैक्षिक गतिविधियां हो सकती हैं। तो शैक्षिक गतिविधियां सभी विषयों में हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन ए सभी विषयों में सही होगा। इसमें 119वां प्रश्न है कि गतिविधियां उपयोगी होती हैं क्योंकि इसमें बच्चों के अधिकांश ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियों का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 120वां प्रश्न है कि विशेषकर भाषा में पाठ में दिए गए चित्र पर बातचीत होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों के सोचने, देखने, खोजने व स्वतंत्र बोलने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। इसमें 121वां प्रश्न है कि माचिस की तीलियों से आसानी से सिखा सकते हैं। तो इकाई दहाई का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, और देखिए तीलियों के माध्यम से शुरुआती कक्षाओं में इसे समझाया भी गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 122वां प्रश्न है कि बच्चे जानते हुए भी किसी सवाल का जवाब सही प्रकार नहीं दे पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन ए कि बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियां उचित प्रकार से नहीं कराई जाती हैं। ऑप्शन बी है कि बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी गतिविधियों पर पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, और ऑप्शन सी है कि बच्चे उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो देखिए इसमें केवल विकल्प 1, 2 सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसमें 123वां प्रश्न की प्रमुख जयंती और उत्सव विद्यालय में मनाए जाने का कारण है। तो देखिए इससे बच्चों को उसके इतिहास, योगदान तथा परंपरा से परिचित होंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसमें 124वां प्रश्न है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या है? तो कॉन्सेप्ट मैपिंग पाठ्यक्रम बिंदुओं का एक ग्राफीय निरूपण है कि ग्राफिकली जब हम किसी कॉन्सेप्ट को बच्चों के सम्मुख रखते हैं तो उसे ही कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसमें 125वां प्रश्न है कि शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियां, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन नंबर आदि का विवरण किस पुस्तिका में दिया गया है? तो इसे शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में दिया गया है, और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसलिए ऑप्शन ए शिक्षण संग्रह सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी थी, जिसमें 125 प्रश्न थे और उनके जो संभावित उत्तर हो सकते थे, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी सूचनाएं हैं वो आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।